हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। तो प्यारे बच्चों, आज आपका यूबीटी टेस्ट नंबर 6 और जिसका टॉपिक है यूनिट 5 एनसीईआरटी 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि कंप्लीट आपका एक एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया 11th का, क्योंकि 5वां यूनिट का आज टेस्ट है। अब इसके बाद एक कंप्लीट पूरी एनसीईआरटी 11th यानी एक फर्स्ट एनसीईआरटी की कंप्लीट अगला जो सैटरडे को टेस्ट होगा उसमें आपको पूरा आएगा। तो इसका मतलब 50% आपका बायो का टॉपिक आ जाएगा। तो जो बच्चे नहीं ज्वाइन करे वो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। तो ये क्वेश्चन है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, और इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की मैचिंग है, और इसी से आपको याद भी हो जाना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, अगर गिल्स की बात किया जा रहा है तो बेटा गिल्स हमेशा समझ लीजिएगा कि गिल्स बेटा पाया जाता है आपका एक्वेटिक में। तो गिल्स की मैचिंग देखिए दो से हो सकता है, फिशेस से भी हो सकता है और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड से भी हो सकता है। तो अब भैया जब दो से मैचिंग है तो बी एंड सी गिल्स से मैचिंग हो गया थर्ड। तो देखिए एक ही ऑप्शन है बी एंड सी थर्ड, बी एंड सी 1 एंड बी एंड सी थर्ड। तो यानी आपका दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया। इंसेक्ट वगैरह में ट्रैकियल ट्यूब यानी ट्रैकिया हो सकता है, तो ई का मैचिंग हो गया 2 के साथ और E4 E2, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बाकी बर्ड और रेप्टाइल्स वगैरह हैं, इनमें लंग्स के जरिए होगा, और अर्थवाम में होता है मोएस्ट क्यूटिकल। ठीक है ना। क्यूटिकल की बात करते हैं तो जैसा कि आपको एनसीईआरटी 1 कंप्लीट हो गया, तो क्यूटिकल वैक्सी लेयर प्लांट में भी याद कर सकते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिएगा बेटा, थिक क्यूटिकल पाया जाता है लीफ में, और स्टेम में भी क्यूटिकल होता है, लेकिन बेटा रूट में क्यूटिकल नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन मैन। तो भैया एयर पैसेज में आपको मालूम होगा कि स्टार्ट होगा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से और लास्ट में होगा एल्वलाई। तो देखिए नोज नोज नोज, और एक ही में है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ये क्वेश्चन क्यों दिया मैंने और इतना आपका ऑप्शन क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि पेपर आपका काफ़ी हमने इंफॉर्मेटिव वाला बनाया है, मैचिंग काफ़ी है, लेकिन उसको आप ट्रिक से जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये सीखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि सारे ऑप्शन ही पढ़ा जाए, बशर्ते अगर आल वगैरह ना दिया हो। क्योंकि देखिए एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, बाकी सब में नोज है, और इसमें एल्वलाई। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नजल पैसल, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्वलाई। मिल गया बेटा आपका। टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, जो बेटा टर्मिनल ब्रोंकियोल तक होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। कौन सा पार्ट? कंडक्टिंग पार्ट। और इस कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है एयर को ह्यूमिडिफाई करना, एयर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लाना, और साथ ही साथ बेटा आपका फॉरेन डस्ट पार्टिकल वगैरह को क्लियर करना। एल्वलाई विद देयर डक्ट इज कॉल्ड एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पार्ट, जो एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ गैस में इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रैकिया डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ T5। तो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे डिवाइड करता है। एक क्वेश्चन और आ सकता था, अगर थोरैसिक ना देता विच वर्टिब्रा खाली दे देता। तो भैया देखिए 5वें थोरैसिक तो आपको याद था, लेकिन अगर वर्टिब्रा पूछता तो आप इसमें नामकरण नहीं बताना है, तो सर्वाइकल को जोड़ के बताते। 7 होते हैं सर्वाइकल प्लस 5 हो गए थोरैसिक, तो जोड़ के क्या आ जाएगा 12th वर्टिब्रा। तो दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। वर्टिब्रा पूछा जाएगा तो 7 5 12 12वें लेवल पे, और थोरैसिक पूछा जाएगा तो थोरैसिक गिनेंगे सर्वाइकल को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 4, inspiration occurs when there is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure. This negative pressure is achieved when। तो अब ऑप्शन इधर दे दिया गया, हम इधर लिख देते हैं। ए है ए बी ए सी और ए डी। तो भाई जाहिर सी बात है, कह रहा है इंस्पायरेशन, तो वॉल्यूम ज़्यादा और प्रेशर कम होना चाहिए। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
4 का ए है, ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे हमने बना दिया है। अगला क्वेश्चन एक और होता है, एक पीवाईक्यू में भी आया, वो याद कर लीजिएगा, इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इसको जरा समझिए। देखिए, इंट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स की बात कर रहा है, लंग्स की कवर होते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, तो प्रेशर इन बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन और ये कैसा होता है, नेगेटिव सक्शन टाइप का। सर ये जो नेगेटिव सक्शन प्रेशर होता है इंट्रा प्लूरल वाला, तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इनर को खींचे रहती है, जिससे लंग्स कोलैप्स नहीं करती, पचकती नहीं है, इसी कारण से लंग्स में थोड़ी बहुत हवा रेजिडुअल वॉल्यूम बची रहती है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि लंग्स कोलैप्स क्यों, वो पूरी तरह से श्रिंक, पचकती नहीं है, जैसे कि कोई गुब्बारा है, हवा भरा, हवा निकल गई तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, उस तरह से नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द करेक्ट टू इनिशिएट इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन करना है, देखिए पहले तो आपको याद होना चाहिए इंस्पायरेशन करना है, और इंस्पायरेशन में आपको वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर को करना होगा कम, एक एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में और एक डार्सो वेंट्रल एक्सिस में। तो पहले तो आपको वॉल्यूम करना होगा ज़्यादा और प्रेशर कम। तो पहले, और अच्छा ऐसे क्या होगा, तो जब आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और एयर अंदर जाने लगेगी। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन है 5वां, एयर रसेस इनटू लंग्स, ये तो लास्ट स्टेटमेंट होगा सबसे पहले। तो देखिए लास्ट स्टेटमेंट में 5 कहाँ कहाँ है, दोनों में, ठीक है ना। तो आपने 2 आंसर तो अपने आप हटा दिया। देखिए अब बात करते हैं बेटा बी और सी को पढ़िए। तो 5वें से पहले क्या होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना, और तो देखिए क्या है 3 आएगा, क्योंकि पहले वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर डिक्रीज होगा। तो 5वें से पहले क्या आना चाहिए, 3, क्या आना चाहिए, 3। तो आंसर तो आपका निकल के आ गया। कितना आसान हो गया बेटा, आंसर हो गया आपका सी। अब मैं बता रहा हूँ क्या होगा, एक वॉल्यूम बढ़ेगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, एक वॉल्यूम बढ़ेगा डार्सो वेंट्रल एक्सिस में। वॉल्यूम बढ़ने के बाद प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और एयर कहाँ आ जाएगी, लंग्स में। समझ में। अब सीक्वेंस है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वॉल्यूम किस में इंक्रीज करेगा, आपका डार्सो वेंट्रल एक्सिस में। फिर डायफ्राम का कंट्रैक्शन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा बेटा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। तो 1 2 4 6 3 5, ठीक है ना। कितना आसान रहा। अभी क्वेश्चन में अगर आपको समय लग रहा है तो फ्यूचर में बच्चा ऐसा क्वेश्चन है तो समय नहीं लगना चाहिए। आपको अगर वीडियो में ना समझ में आए तो आप पर्सनली जब पेपर देने आते हो तो भी हमसे डाउट पूछ सकते हो। एडिशनल मसल फॉर फोर्सिबल ब्रीदिंग आर, तो भैया एडिशनल मसल में आपका डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये आपका नॉर्मल इंस्पायरेशन कराते हैं। लेकिन जब आप फोर्सिबल करेंगे तो उसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आएगी, ध्यान रखिएगा। फोर्सिबल एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आएगी प्लस एब्डोमिनल मसल आएगी। तो अब यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल के बारे में जानना चाहिए। तो सर इंटरकोस्टल मसल 2 प्रकार की हो गई, एक हो गई एक्सटर्नल और एक हो गई इंटरनल। ये नॉर्मल इंस्पायरेशन कराएगी, लेकिन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ये फोर्सिबल एक्सपायरेशन कराएगी। साथ ही साथ एब्डोमिनल मसल भी आएगी, तो आंसर हो जाएगा आपका बी।
एक्सटर्नल नॉर्मल में होता है, ध्यान रखिए, वो भी इंस्पायरेशन में, और इंटरनल एक्सपायरेशन में उल्टा होता है, एक्स है तो इंस्पायरेशन कराएगा, इन है तो एक्सपायरेशन कराएगा, लेकिन ये फोर्सेबल होता है और ये नॉर्मल है, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन कई बार हमने दिया है और मजबूरी भी है क्यों देना, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम का डेफिनीशन आना चाहिए, वैल्यू भी याद होना चाहिए, लेकिन डेफिनीशन मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बच्चा अगर ढंग से तैयारी करता है तो वॉल्यूम्स वगैरह जो डेटा वगैरह होता है याद रहता है उसको। अब इसको हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम 2 को उठाते हैं, जहाँ पे रिमेनिंग वर्ड आए, कह रहा है देखिए ये वाला हो गया, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग लंग्स आफ्टर एक्सपायरेटरी रीजन, मतलब जब तक आपने एक्सपायरेशन, फोर्सेबल एक्सपायरेशन से जो आपने बाहर कर दिया उसके बाद भी जो लंग्स में एयर बचा रहा, तो 2C हो गया। तो 2 ऑप्शन आपने ऐसे ही हटा दिया। अब बेटा आपको तीसरा मैच कर लेना चाहिए, ERV। तो फोर्सेबल एक्सपायरेशन को क्या बोलते हैं बेटा, ERV। तो अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड मतलब बाहर किया गया, इन फोर्स्ड एक्सहेलेशन मतलब एक्सपायरेशन। तो तीसरा क्या मैच हो जाएगा बेटा आपका E के साथ, F के साथ, तो तीसरा F हो गया, तो आंसर आपका C आ गया। बाकी मैच कर दे रहे हैं। टाइडल वॉल्यूम का नॉर्मल होगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन वन ब्रीथ नॉर्मल, तो 1 का मैच हो जाएगा E के साथ। IRV क्या हो जाएगा, इनहेल्ड, तो यानी B के साथ मैच हो जाएगा। अब बचा आपका 5 और 6, तो 5 हो जाएगा D और 6 हो जाएगा आपका A। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर इन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, ERV एंड वाइटल कैपेसिटी। तो बेटा सबसे ज़्यादा वाइटल कैपेसिटी होगा, मान लीजिए 4600 ml है, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा 4, और दूसरे नंबर पे आएगा आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, ये कितना होता है 1100 to 1200 ml, तो 4 के जस्ट बगल में क्या आना चाहिए 2, तो आंसर तो आपको निकल ही आया। टाइडल वॉल्यूम होगा 500 ml और ERV होता है 1000 to 1100 ml। तो कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम वगैरह आपको याद होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पहले कहाँ बताया, एटमॉस्फेरिक एयर में। देखिए कितना आसान हो गया, एक डेटा से आपको निकालना था, तो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक एयर में होता है और ये होता है 195, तो आंसर तो आपको निकल के आ गया। एल्वलाई में 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में कितना होता है 40 एंड 40। CO2 का टिश्यू से लेके एटमॉस्फेयर तक का ग्रेडियंट होता है, टिश्यू और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 होता है 45, एल्वलाई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 होता है 40 और एटमॉस्फेरिक एयर में होता है 0.3 इन मिलीमीटर ऑफ Hg। रेस्पायरेशन का ये एनसीईआरटी का स्टेप्स एनसीईआरटी में मिलता भी है आपको, और ये बेटा PYQ में पूछा भी जा चुका है, तो बड़ा अच्छा बनता है। कह रहे हैं कि हमें इसमें कैसे पकड़ना होगा, जिसमें सबसे सिंपल सा मैं बताता हूँ कि लास्ट में क्या होगा कि जो आपका अल्टीमेटली ऑक्सीजन कहाँ पहुँचना होगा बेटा, ये पहुँचना होगा टिश्यू के, वो भी सेल तक। सेल उसको यूटिलाइज करेगा और मेटाबॉलिज्म करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, तो सबसे लास्ट में आना चाहिए C। तो देखिए एक ही ऑप्शन सबसे लास्ट में C था, तो इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, आंसर तो आपने निकाल लिया। तो अब लेटेस्ट ट्रेंड में सीक्वेंस पूछ रहा है, 3 4 5 तो पूछा ही जा रहा है, फ्यूचर में हो सकता है बढ़ाता जाए, तो सीक्वेंस को निकालना सबसे आसान माना जाता है। सबसे पहले क्या होगा, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी पहले D आएगा, एयर आ जाएगा आपका, एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन होगा और CO2 बाहर जाएगा। फिर आपका डिफ्यूजन होगा एल्वलाई और मेम्ब्रेन के बीच में, तो ये हो गया 1 और ये 2 लेवल पे। फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा तो तीसरे पे आ जाएगा। फिर डिफ्यूजन होगा ब्लड और टिश्यू पे, तो चौथे पे आ जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा आपका C। ऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स में बनना है, तो जाहिर बात है हीमोग्लोबिन के सामने चिपके ऑक्सीजन, तो PO2 क्या होना चाहिए हाई, और बाकी सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए कम, यानी PCO2, H+ आयन, टेम्परेचर, ये सब क्या होना चाहिए कम। चलिए पहले PO2 ज़्यादा वाला वैल्यू उठाइए, तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे चले गए। देखिए क्वेश्चन कैसे किया जाइए, आप सीखिए, ऐसे किया करिए, हटा दिया आपने। 2 ऑप्शन में PO2 ज़्यादा है,
अब यहाँ पाइए देखिए PCO2 ज़्यादा होने के कारण आंसर हो ही नहीं सकता है, तो आंसर तो आपको पढ़ना भी नहीं था, दिमाग भी नहीं लगाना था, यही होना है। H+ आयन कम होता है तो pH ज़्यादा होता है, इसलिए pH कभी नहीं याद करते हैं। CO2 H+ आयन और टेम्परेचर को याद करिए, और H+ आयन से आप क्या निकाल लीजिएगा, pH। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो भैया आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एसोसिएशन मतलब जुड़ाव कहाँ होता है, ये होता है लंग्स में। तो यानी इधर वाला तीर ये जो होगा ये ऐसे वाला, यानी ये ऐसे तीर में लंग्स आना चाहिए। तो उठाइए देखिए, और टूटने में क्या आना चाहिए, टिश्यू। तो एसोसिएशन इन लंग्स उठाइए कहाँ कहाँ है, ये देखिए एसोसिएशन इन लंग्स। तो एसोसिएशन लंग्स में होना था, तो और तीर कहाँ है, Hb+O2 का इधर, तो ये आंसर मिल गया आपको। और डिसोसिएशन हो जाएगा इन टिश्यू में। तो उलट फुलट के दिया, ध्यान रखना कितना तेजी से हमने किया, तो आपको भी सीखना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी में बनाया भी है। पहले सोचिए एसोसिएशन कहाँ होगा, तो लंग्स में। डिसोसिएशन कहाँ होगा, टिश्यू में। तो आपको पहले एसोसिएशन इन लंग्स उठाना था, तो दो ही जगह एसोसिएशन इन लंग्स था, फिर तीर देखना था। तो एसोसिएशन इन लंग्स है, लेकिन यहाँ पे तीर है HbO2 का, Hb+O2 यानी टूटने का तीर है। तो तीर भी याद होना चाहिए कि यहाँ पे बने। तो एसोसिएशन का मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ा, तो ये देखो लाइन ये नीचे वाले के लिए है ये, ठीक है ना। और ये टूटा, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे कॉन्सेप्ट और आता है, जैसे अगर ऑक्सीजन ज़्यादा तो हीमोग्लोबिन से जुड़ के क्या बनाएगा, HbO2। टिश्यू में ऑक्सीजन कम तो HbO2 टूट के क्या बना लेगा, Hb+O2, ठीक है ना। Human beings a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit demands of the body। तो रेस्पिरेटरी रिदम को कैसे मेंटेन करता है, तो मेन सेंटर होता है मेडुला का, R होता है मेन, यही नॉर्मल रेस्पिरेशन यानी रिदम को मेंटेन करता है, ठीक है ना। अब उसके पांस का न्यूमोटैक्सिक, पीटी मतलब न्यूमोटैक्सिक, कीमोसेंसिटिव एरियाज एक जो मेडुला के पास है, और कीमोसेंसिटिव एरियाज जो एओर्टिक आर्चेज और आर्टरी कैरोटिड आर्टरी में भी होगा, ब्लड सर्कुलेशन में। तो अब इसका क्वेश्चन एक तीर बना के देने का मतलब कुछ नहीं, एनसीईआरटी की लाइन याद करवाना था मुझे। तो मेन सेंटर क्या हो गया, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो मेडुला में लोकेटेड होता है, जो नॉर्मल काम कर रहा है। सपोज मैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हूँ, मैं नॉर्मल काम कर रहा हूँ। अब कुछ गड़बड़ होगा तो मुझे बताएगा कौन, एक तो बताएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर मुझे बताएगा। दूसरा है कीमो रिसेप्टर्स, जो मेडुला में भी होंगे और ब्लड वगैरह में भी होंगे, वो भी किसको बताएगा, रिदम सेंटर को, यानी मुझे ही बताएगा। तो सारा तीर किसकी तरफ आएगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की तरफ। तो ये देखिए R बीच में सारा तीर आ रहा है, बाकी तो सब बेकार है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। न्यूमोटैक्सिक इसको ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन कम करके धीरे धीरे फास्ट कर देगा, और सिग्नल कौन भेजते हैं उसको, कीमो रिसेप्टर्स। इन द गिवन फिगर इलस्ट्रेट द चेंजेस इन लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, द चेंज फ्रॉम 2 to 3 इंडिकेट। तो लंग्स वॉल्यूम में देखिए 1 से 2 क्या कर रहा है, इंक्रीज, यानी ये बढ़ रहा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब एक कौन सा लेवल दिखा रहा है, इंस्पायरेशन का। और यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है, तो वॉल्यूम घटने का मतलब क्या दिखा रहा है, एक्सपायरेशन। अब 2 से 3 एक्सपायरेशन होने का मतलब है कि डायफ्राम रिलैक्स कर रहा होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या कर रहे होंगी, रिलैक्स। तो मूवमेंट ऑफ डायफ्राम अवे फ्रॉम द लंग्स, नहीं भाई लंग्स से दूर नहीं, लंग की तरफ जाएगा, डोम शेप्ड बनना चाहेगा। एक्सपेंशन ऑफ थोरेसिक कैविटी, तो इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं। मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स, ये वाला लाइन से हो जाएगा कि इसमें एक्सपायरेशन हो रहा है, एयर बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए 1 से 2 में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी, और एयर इन हो रहा होगा। यहाँ पे रिलैक्स कर रही होगी और एयर आउट हो रहा होगा। तो ये दिमाग लगा के करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 15, एस्मा, एम्फाइसेमा, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस। तो एस्मा में बेटा आपको ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, ब्रोंकोस्पाज्म, वीजिंग लाइंग साउंड, ये भी वर्ड आ सकता है। ये पीवाईक्यू का वर्ड है, इसलिए हमने इसको एज इट इज रखा, चेंज नहीं किया।
और साथ ही साथ आपका इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल वर्ड भी आ सकता है। ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन प्रिवेंटेबल, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन लगती है, वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है। फाइब्रोसिस ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर, एम्फाइसीमा, ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वेलाई या डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलर वॉल। ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। तो ये बेटा आपको मैच कर लेना चाहिए D2 दो ऑप्शन में और A3, तो आंसर हो जाएगा पहला। प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा कंटेन वेरी हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स। तो भैया प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन 6 से 8% ऑफ ब्लड प्लाज्मा है। प्लाज्मा कंटेन वेरी हाई अमाउंट ऑफ मिनरल, नहीं भैया मिनरल्स तो ट्रेस ट्रांजिट फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। यहाँ पे प्लाज्मा में तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, 92% तक वाटर होता है। इसलिए बेटा आपका ए लाइन दूसरा गलत हो जाएगा। तो दूसरा गलत, ऑल आर फॉल्स, पहला सही है, तो दूसरा गलत एक ही ऑप्शन में निकल के आया, तो आंसर हो गया सेकंड। देखिए ऑल आर फॉल्स का मतलब सब गलत है, लेकिन पहला तो सही निकल आया, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ऑल आर करेक्ट नहीं हो सका क्योंकि पहला सही दूसरा गलत है। पहला सही लेकिन दूसरा गलत, तो दूसरा गलत का ऑप्शन मिल गया, यानी बाकी सही होंगे। तो पढ़ते हैं, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या कहलाता है, सीरम। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, ये सब बेटा प्लाज्मा में होते हैं और हमेशा किस रूप में पाए जाते हैं, ट्रांजिट फॉर्म में। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट एंड बैसोफिल। तो बेटा देखिए यहाँ पे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये दोनों का काम क्या होता है, फैगोसिटिक, यानी इसकी मैचिंग 2, 3 की ए के साथ हो जाएगी दोनों की। अब उठाइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2, 3, 1 है। तो देखिए दो ऑप्शन है 2, 3, 1, 2, 3 ए, तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब आंसर ढूंढना है, तो 1 बैसोफिल में हिस्टामिन सेरोटोनिन 1B, तो आंसर तो आपका निकल के आ गया कौन सा बेटा, फर्स्ट। बाकी इओसिनोफिल इन्फेक्शन रजिस्ट करता है, लिम्फोसाइट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट अबाउट ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कॉम्पैटिबिलिटी। तो तीर से बताया गया, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन आपको इसमें O और AB पे फोकस करना है। O सिर्फ अपने से लेगा, बाकी किसी से नहीं ले सकता, बात खत्म। देखिए A दे रहा है O को, तो हो ही नहीं सकता। इधर आइए, AB दे रहा है O को, तो हो ही नहीं सकता। A दे रहा है O को, तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर आपको निकल के आ गया। देखिए O सबको डोनेट कर रहा है, O A को भी दे रहा है, O AB को भी दे रहा है, O B को भी दे रहा है, लेकिन ले किससे रहा, स्वयं से। A खुद से ले सकता है, AB को दे सकता है, B खुद से ले सकता है, AB को दे सकता है, और AB खुद से ले सकता है और सबसे ले सकता है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन कई बच्चों के लिए समय लगा होगा, और जिन्होंने समय लगाया वो सीख ले क्यों समय नहीं लगाना है। इसमें आपको जो ऐसा क्वेश्चन आया तो आप सबको नहीं चेक करिए, आप O पे फोकस करिए। O एकदम चूजी है, O मतलब O खुद से लेगा, बाकी सबको दे सकता है। तो बस O देखिए कि कोई और तो नहीं दे रहे थे, A भी O को दे रहा, पॉसिबल है नहीं है, A O को दे रहा, पॉसिबल है नहीं है, B O को दे रहा, पॉसिबल है नहीं है, तो अपने आप आंसर क्या आ गया, C। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ल्यूकोसाइड इन ह्यूमन ब्लड। तो ल्यूकोसाइड में सबसे कम होता है 0.5 to 1% बेटा बैसोफिल, तो सबसे कम बैसोफिल है, तो लास्ट में बैसोफिल आना चाहिए, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि घटता हुआ क्रम। तो दो ऑप्शन तो आपने उड़ा दिया, और बैसोफिल के बगल में इओसिनोफिल और उसके बाद न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो एनएल मेब, तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल 60 से 65%, लिम्फोसाइट 20 से 25%, मोनोसाइट 6 से 8%, इओसिनोफिल 2 से 3%।
व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज इवेंट? कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन फाइब्रिन, थर्मोप्लास्टिन, कन्वर्जन ऑफ प्रोथर्म्बिन फाइब्रिन, क्लॉट, रिट्रैक्शन एंड लीकेज ऑफ सीरम। तो सबसे पहले क्लॉट बनेगा और उसी से पस वगैरह निकलेंगे, तो लास्ट में आना चाहिए 2। और सबसे पहले बेटा आपका उससे पहले फाइबर वाला काम हो गया, यानी कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोजन टू फाइब्रिन, तो 2 से पहले आना चाहिए 1, तो आंसर तो आपको निकल के आ गया बी। तो और सबसे पहले क्या बनता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्लेटलेट एंड इंजर्ड टिश्यू। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन विद आरबीसी वगैरह ट्रैप्ड वो बना लेगा बेटा ब्लड क्लॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कैल्शियम आयन इज नेसेसरी फॉर ब्लड कोआगुलेशन। तो ये लाइन तो सही है। तो अब देखिए 2 में 1 है नहीं, आंसर दे। अब आपका 4 पढ़ लेते सीधे, या 2 भी पढ़ ले तब भी आ जाएगा। कोगुलेशन इन ब्लड वेसल इज प्रिवेंटेड ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन बाय हिपैरिन, बिल्कुल सही है। हिपैरिन एंटी कोगुलेंट होता है, नॉर्मली ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता, लेकिन जब डैमेजिंग हो जाती है तो आपका स्टार्ट हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग। तो 2 आना चाहिए, तो 1 के साथ 2 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व चेंजेज ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन। ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व कैस्केडिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द एक्टिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेज। तो यस, कैस्केडिंग भी सही है, नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर भी सही है, लेकिन ये हमेशा किस रूप में होता है? इनएक्टिव। इनएक्टिव होंगे और जब जरूरत होगी तो क्या हो जाएंगे? एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे एक अच्छा था, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट लिम्फ? लिम्फ इज अ कलरफुल एज इट इज। तो भैया लिम्फ कलरलेस होता है। सर सीखिए आप जल्दी से, कैसे आपको एक ऑप्शन पढ़ा और तुरंत ऑप्शन में आना चाहिए आपको। तो रॉन्ग पूछा है, देखिए देखत के बड़ा लग रहा है, लेकिन समझिए मेरी बात को, समझिए कि आपको डराने के लिए कैसे काम किया जाता है। सारा माहौल डर ही का तो होता बेटा, जो डर गया सो मर गया, या नीट के एग्जाम से घर गया। तो लिम्फ इज कलरफुल, तो लिम्फ कैसा होता? कलरलेस। और रॉन्ग ही पूछा है, यानी 1 आना चाहिए ऑप्शन में, और एक का ऑप्शन रख ले रही तोरे खाते जो ने कहा ओनली 1। तो क्वेश्चन है टफ, लेकिन 0.1 सेकेंड में आंसर आना चाहिए इसका। इसीलिए डिस्कशन देखना बहुत जरूरी होता है कि पेपर की औकात नहीं कि जो आपको हरा दे। क्यों? क्योंकि आप इस ट्रिक से कर रहे हो, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? क्योंकि टाइम का बड़ा खेला होता है, टाइम ज़्यादा लगना, घबराहट बढ़ जाना। क्योंकि जैसे देखिए 2025 का पेपर टफ आया था, नो डाउट, लेकिन उसी को अगर 5-6 घंटा में सॉल्व करना होता तो आप कर ले जाते, अगर पढ़े लिखे बच्चे होते तो। सिलेक्शन भर का नंबर तो ले ही जाते, कौन सा 720 लाना है क्या तुम्हें? छोड़ देना 10-20 क्वेश्चन। द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ, सही होगा। इट कंटेन स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी। लिम्फ इज एन इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट हार्मोन्स। फैट बेटा लैक्टिल के जरिए इंटेस्टाइनल विलाइन में। तो सारी एंजाइटिक लाइनों को रखा गया, आप याद करते रहिएगा। ऑर्किल एंड वेंट्रिकल दिया गया है, तो ये 2 चैम्बर है, 3 चैम्बर है, पार्सली 4 चैम्बर और ये 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर, पार्शियल 4 बोल दो या 3 ही बोलो, क्योंकि अभी भी 3 ही है। और ये 3 चैम्बर ये भी है, और ये 2 चैम्बर है। तो 2 चैम्बर तो फिशेस सब में कॉमन हो गया, और 4 चैम्बर बर्ड और मैमल ढूंढो, और क्रोकोडाइल भी ढूंढना है, तो क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल। तो ये ऑप्शन में आपको लग रहा है कि आंसर तो आपको निकल के आ गया। कितना आसान हो गया देखो। अब बेटा कहोगे सर 3 चैम्बर तो एम्फीबिया और रेप्टाइल दोनों में पाया जाता है, लेकिन एम्फीबिया में जो 3 चैम्बर होता है उसमें एट्रिया खाली डिवाइड रहती है, वेंट्रिकल में पार्टीशन अभी नहीं बनी है। लेकिन जब रेप्टाइल आता है तो वेंट्रिकल में पार्टीशन बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पार्टीशन क्लोज नहीं होता है, थोड़ा छूटा रहता है, जिससे दोनों का कनेक्शन बना रहता है, ठीक है ना? ये जो यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखा रहा है कि कनेक्शन है, अभी नीचे खुला है, बाकी थोड़ा सा पार्टीशन स्टार्ट हो गया है। तो ये एम्फीबिया के लिए हो जाएगा, और ये रेप्टाइल हो भी ज़्यादातर, किसको छोड़ के? क्रोकोडाइल, एलिगेटर वगैरह को। Which of the following is correct about human heart? The volume of both atria is greater than volume of both ventricle. The volume of both ventricle is greater than both atria.
तो कंपैरेटिवली एट्रिया क्या होता है, अपर और छोटा होगा, स्मॉलर देन वेंट्रिकल होगा। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो भैया सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा दोनों की आपका मैचिंग जो होगी वो बेटा आपका क्या करना है, ब्लड को लाएगा डीऑक्सीजनेटेड। तो लेस ऑक्सीजनेटेड, यहाँ डी की जगह क्या लिखा है, लेस, तो लेस ऑक्सीजनेटेड। और इधर देखिए पल्मोनरी वेन को उठाइए, जो लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आएगी, डी की मैचिंग हो गई क्यू, तो डी क्यू दो ऑप्शन में है। पल्मोनरी आर्टरी ये बेटा लंग्स को लेके जाएगा लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कैरीज लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, तो पल्मोनरी आर्टरी सीपी, तो सीपी आंसर हो गया बेटा आपका पहला। सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पोर्शन हार्ट के ऊपर का, तो ब्रिंग लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर, तो हो जाएगा इन्फीरियर, और जो अपर वो हो जाएगा सुपीरियर वेना कावा। इस सीक्वेंस भी आता है एसए नोड, फिर एवी नोड, फिर एवी बंडल, फिर बंडल ऑफिस और परकिंजे फाइबर। तो लास्ट में आना चाहिए परकिंजे फाइबर, तो परकिंजे लास्ट में दो में है, एसए नोड एवी नोड, एवी नोड बंडल दे दिया तो एवी गया, तो आंसर हो गया बेटा आपका एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफिस एंड परकिंजे फाइबर्स। विच आर द फॉलोइंग इवेंट डू नॉट अकर ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल, तो बेटा 0.4 सेकेंड का होगा, एट्रिया बोथ वेंट्रिकल बोथ रिलैक्स्ड फेज में होंगे, तो ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट, ये तो होना चाहिए, तो एक ऑप्शन आपका उड़ गया। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड आल्सो आर ओपन, तो ये भी होगा। एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड, भैया जब रिलैक्स में है तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल यानी डिपोलराइजेशन होगा, तो इसका मतलब क्या स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन, तो तीसरा नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें तीसरा लिखा है, बाकी तो सही हो गया। ब्लड जो होगा वो पल्मोनरी वेन से जाएगा लेफ्ट एट्रिया और पहुँच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वेना कावा सुपीरियर और इन्फीरियर से आएगा राइट एट्रिया, और राइट एट्रिया से चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। मैक्सिमम फिली 70% होता है ज्वाइंट डायस्टोल में। क्वेश्चन नंबर 28, काउंटिंग नंबर ऑफ क्यूआरएस, तो क्यूआरएस का नंबर काउंटिंग करके आप हार्ट रेट का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, यानी A2, तो दो ऑप्शन में A2 है। मल्टीपल लीड्स बेटा डिटेल्ड के लिए किया जाता है चेस्ट रीजन में, तो C1, तो आंसर तो आपका निकल गया। बाकी जो टी वेव होता है वो स्टार्ट रिकवरी है, यानी वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन से वापस रिलैक्स हो रहा है, यानी रीपोलराइज्ड हो रहा है। सिस्टमिक सर्कुलेशन, देखिए सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद एओर्टा, फिर पूरी जाके कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रिया तक, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, और वापस वेंट्रिकल में नहीं आता है, तो लेफ्ट से लेफ्ट में नहीं आएगा, वेंट्रिकल में नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को जाएगा, फिर वहाँ से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ वापस आ जाएगा, राइट एट्रिया में, ठीक है। और जो पल्मोनरी सर्किट होता है वो राइट से स्टार्ट होता है, तो राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट एट्रिया। जब भैया चेस्ट पेन हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइना, तो E2 दो ऑप्शन में। बी देखते हैं, कार्डियक अरेस्ट, बीटिंग स्टॉप, तो B5, तो आंसर तो आपको निकल के आ गया। CAD ये हो जाता है ब्लॉकेज, एथेरोक्लासिस। हार्ट फेलियर, नॉट इफेक्टिवली पंपिंग। हार्ट अटैक, सडन डैमेज, ये सब वर्ड में आपको यहाँ पे सडन, स्टॉप बीटिंग, ये सब ध्यान रखना चाहिए। नेफ्रिडिया, मालफिजियन ट्यूब्यूल, एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड, तो क्रस्टेशिया में एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है, C1 दो ऑप्शन में आ गया। बालफिजियन ट्यूब्यूल बेटा आपका इंसेक्टा, तो B2, B3, तो C1 B3 आंसर हो गया आपका C, नेफ्रिडिया एनलेड में। जिसको पहचानना है आपको, तो D हो गया यूरेटर, तो D यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा गया, यूरेटर दो ऑप्शन में,
ए पकड़ लीजिए, ए देखिए यहाँ से गया तो ये क्या है, कैलिक्स। ए कैलिक्स मतलब बी आंसर आ गया। बी क्या होगा, कॉर्टेक्स, और ये हो गया रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बैटनी। पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड रीनल कॉर्पसल्स। पीसीटी मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो A3 बी के मैच करेगा। डीसीटी कह रहे कि डीसीटी में आपका फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड आपका हो गया रीनल कॉर्पसल्स, तो E2 और B3 A3, तो A3 दोनों था, तो आंसर आपका ये दोनों चला गया। अब आइए काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये बेटा मेडुला में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करेगा, तो D5 भी मैच हो गया। लूप ऑफ हेनले कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन C1, तो C1 ये भाई एक ही में था, तो आंसर आपका आ गया। और डीसीटी बेटा आपका आयनिक बैलेंस करेगा, कैसे, बाई कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, डीसीटी में होता है, तो आपका हो गया 33। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, reabsorption of water occurs passively in the initial segment of nephron, nitrogenous waste are absorbed by passive transport, conditional reabsorption of sodium and water takes place in DCT, DCT reabsorbed bicarbonate, DCT is capable of selective secretion of H plus and K plus अमोनिया। सेलेक्टिव सेक्रेशन याद कर लेना, पीसीटी में गड़बड़ाता है पोटेशियम का, और सोडियम पोटेशियम का बैलेंस करेगा। सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड NaETC आर फिल्टर्ड रीअब्जॉर्ब एक्टिवली। तो वैसे भी आपको निकल के आ गया था कि जब 2-3 सही हो गया तो ऑप्शन में तो 2-2 दिया था, तो ऑल ऑफ दीज ही जाना था। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। देखिए, एन एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस ऑस्मो रिसेप्टर। ये देखिए गड़बड़ हो गया, जब लॉस ऑफ बॉडी होगा तो ये किसको बताएगा, ऑस्मो रिसेप्टर, और ऑस्मो रिसेप्टर किसको बताएगा, ये बताएगा बेटा आपको हाइपोथैलेमस को, तो ये तो गलत हो गया। एंड एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी, ऑस्मो रिसेप्टर बताया हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने बताया पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, एडीएच निकला, वाटर की परमेबिलिटी डीसीटी, और सीटी से हुआ प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, ऑस्मो रिसेप्टर, हाइपोथैलेमस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, लेकिन एल्डोस्टेरोन के कारण गलत हो गया, एडेनो हाइपोफाइसिस के कारण गलत हो गया, क्योंकि एडेनो हाइपोफाइसिस होता है पार्स डिस्टैलिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी। क्वेश्चन नंबर 36, द आउटलाइन ऑफ प्रिंसिपल इवेंट ऑफ यूरिनेशन इज गिवन बिलो इन अनऑर्डर्ड मैनर। ऑर्डर गलत है, आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर। तो भैया जाहिर बात है यूरिनेशन में लास्ट में क्या होगा, यूरिन आउट, मिक्सचुरेशन, तो तीसरा लास्ट में आना चाहिए, इसको लगा डाला तो लाइव झीना लगा। बताओ इससे घटिया कोई क्वेश्चन हो तो बताना हमको। सबसे लास्ट में क्या आएगा, सुसु आएगी और क्या आएगी। अब होगा सबसे पहले फूलेगा, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, द ब्लैडर फिल विद यूरिन एंड बिकम डिस्टेंडेड, स्ट्रेच रिस्ट्रिक्टर को पता चलेगा, और इससे प्रेसोटा CNS के जरिए सिग्नल जाएगा, और यूरेथ्रल स्फिंक्टर वगैरह रिलैक्स हो जाएंगे। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। यूरेमिया, कीटोन्यूरिया, ग्लाइकोसीरिया, ब्लड डायलेजर, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। चलिए डी मैच कराइए, देखिए यहाँ पे डी या ए मैच करा लीजिए। यूरेमिया तो कहते हैं यूरिया इन ब्लड, ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, A5। लो एक कैसे आ गया। ग्लाइकोसीरिया कीटोन बॉडी वगैरह, कीटोन्यूरिया कीटोन बॉडी, ग्लूकोज ग्लाइकोसूरिया, ब्लड डायलेजर आर्टिफिशियल किडनी, और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए क्या आता है, हेनले लूप, ध्यान रखिएगा। जक्स्टा ग्लोमुलर अपरेटस इज फाउंड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द, तो जेजी अपरेटस में शुरू और लास्ट की बात किया जाता है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल
जस्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स इज फॉर्म बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन। तो भैया शुरुआत और लास्ट की बात करते हैं, तो एफरेंट शुरू में और डीसीटी लास्ट में। तो एफरेंट आर्टेरियोल एंड डीसीटी के बीच में होता है, याद कर लीजिएगा कितना गया और कितना आउटपुट निकला। विच आर द फॉलोइंग 6 एनिमल ABCD दिया। अमोनोटेलिक में याद रखिएगा एक्वेटिक फार्म होना चाहिए, वो भी फ्रेश वाटर। तो बर्ड नहीं होगा, लिजर्ड गया, ये दोनों हो सकता है। फ्रॉग और ह्यूमन, कॉकरोच कैसा होता है, यूरिको, इसलिए गया। तो आंसर आ गया बेटा आपका सी, एक्वेटिक एम्फीबिया, फ्रॉग, ह्यूमन। बाकी बर्ड और कॉकरोच वगैरह में क्या होता है, यूरिकोटेलिक। गो थ्रो द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन। अब इसको समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे यूरिया का सबसे कम कंसंट्रेशन होगा रीनल वेन में। तो लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन रीनल वेन। तो ये वेन क्या करेगी, ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम किडनी, किडनी से ब्लड लेके आ रही है, यानी छान के लेके आ रही है। तो किडनी से जब छान के लेके आ रही है तो जाहिर सी बात है सर कि इसमें सबसे कम होगा यूरिया। तो ये पहला क्या हो गया, ट्रू। द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इज फाउंड में हिपैटिक वेन। ये कहाँ से आता है, लीवर से आ रहा है। लीवर में यूरिया साइकिल चलती है, यानी यूरिया बनेगा। तो जहां यूरिया बनेगा वहां से निकलते हुए में तो सबसे ज्यादा होगा, तो ये भी सही हो गया। वासा रेक्टा इज वेल डेवलप्ड इन कार्टिकल नेफ्रॉन, ये लाइन गलत हो जाती है। यूरेथ्रा इज नॉट पार्ट ऑफ द किडनी, बिल्कुल सही है, यूरेथ्रा किडनी का पार्ट नहीं है। लीवर इज द साइट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, नहीं भाई, यूरिया फॉर्मेशन साइट होता है। यूरिन तो आपका किडनी में नाम टर्म आता है। तो 1 2 3 तीन बातें सही, तो आंसर हो जाएगा ए। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर डिक्रीजेस रेनिन सेक्रेशन। तो रेनिन कब आएगा, तो आएगा कब, जब GFR कम हो, ब्लड प्रेशर क्या हो, कम, तब रास चलता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इंक्रीज बीपी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा है। अब देखिए पहले समझिए, जब GFR और बीपी कम होगा तो रेनिन इंक्रीज करेगा, यानी ज्यादा निकलेगा। तो ये कह रहा है डिक्रीज रेनिन, मतलब रेनिन ना निकले, यानी काम हो गया है। तो इंक्रीज बीपी, रेनिन का कोई लेना देना नहीं है, नहीं निकलेगा। इंक्रीज प्लाज्मा, यानी ये भी बीपी से रिलेटेड है। प्रोस्टाग्लैंडिन का कोई मतलब नहीं है। एंजियोटेंसिन 2, तो अगर एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है रेनिन बनता किसके लिए है, एंजियोटेंसिन 2 के लिए। समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि ऑप्शन भी हमने ऐसा नहीं रखा था तो कोई टेंशन नहीं था, तो आंसर निकला था 1 2 एंड 4, ठीक है ना। अब एंजियोटेंसिन ज़्यादा तो रेनिन को, ये इसको बोलते हैं, समझा दे रहे हैं आपको, ये फीडबैक इनहिबिशन होता है। एंजियोटेंसिन 2 निकलने लगा तो ये भैया रेनिन होगा काम, यानी अब रेनिन डिक्रीज कर जाएगा। GFR और बीपी कम था तो रेनिन निकलने लगा, तो जब ये बढ़ गया, GFR और बीपी बढ़ गया, तो ये भैया रेनिन हो गया काम। समझ में आया ना। तो यानी GFR बढ़ जाए, बीपी ज़्यादा हो जाए, एंजियोटेंसिन ज़्यादा हो जाए, तो रेनिन का काम खत्म हो चुका है, अब उसको नहीं निकलना है, यानी डिक्रीज करना पड़ेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम याद कर लीजिएगा, खास करके इसका रोल सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में आएगा जब आपका स्पर्म की मोटिलिटी होती है यूटर्स में, ठीक है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल वहाँ पे बहुत अच्छा पूछा जाता है। हाउ डू ADH एंड RAS वर्क टुगेदर इन मेंटेनिंग ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोल रेगुलेटरी होम्योस्टेसिस। तो ADH देखिए, ADH वाटर के लिए है मेनली, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और RAS ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट, GFR, यानी GFR मतलब ब्लड के प्रेशर, ब्लड प्रेशर वैसे लिख दिया था, जैसे GFR बढ़ेगा, इन सब चीज़ के लिए है। यानी ADH वाटर यानी ऑस्मोटिक बैलेंस को देख रहा है,
तो एडीएच मॉनिटर ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड एंड रास रेगुलेटेड ब्लड वॉल्यूम, तो है तो सही है बी, लेकिन जरा बी पढ़िए। एडीएच मॉनिटर अप्रोप्रिएट ऑस्मोलैरिटी बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब देखिए क्लियर बता रहा है कि एडीएच मेनली डीसीटी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। रास मेंटेन ऑस्मोलैरिटी बाय स्टिमुलेटिंग सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन, एल्डोस्टेरोन का रोल बता रहा है। और ब्लड प्रेशर के लिए कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2, तो ये लाइन ज़्यादा सही हो गई। एंटागोनिस्टिक काम नहीं करते, रास एडीएच एल्डोस्टेरोन सब का काम एक जैसा है। एड्रिनल ग्लैंड टू सेक्रेट एल्डोस्टेरोन, तो दोनों नहीं, यहाँ पे बेटा जो रास वाला है वो एड्रिनल ग्लैंड को मेनली एल्डोस्टेरोन के लिए उकसाता है। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस फ्रॉम अपर टू लोअर पोर्शन एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। तो भाई सबसे नीचे यूरेथ्रा और सबसे ऊपर किडनी, तो 1 और 4 ढूंढिए। 1 4 1 4, तो 2 तो चले गए। और किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, तो 1 2 3 4, सिंपल सा एकदम सीक्वेंस में आ गया। गाउट, रीनल कैल्कुलाई, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड ग्लाइकोसूरिया। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई आ चुका कई बार, D3, एक ही ऑप्शन में D3 था तो आंसर तो निकल आया। मास ऑफ क्रिस्टल्स, ग्लाइकोसूरिया आपका यूरिन में ग्लूकोज जाना, और गाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल, और अर्थराइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू, बस सिंपल इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट। अगर यूरिक लग गया तब आप लगा देंगे गाउट। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, स्टोरेज। स्टोरेज तो भैया यूरिनरी ब्लैडर आना चाहिए, तो D3। और ये देख लेते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए आपका बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस यानी कि A4, तो D3 A4, 2 ऑप्शन गए। बी मैच कराइए। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए हेनले लूप यानी B1, तो B1 एक ही में था, B1 से कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए बेटा आपका यूरेटर एक्ट करेगा। ए बैंड, आई बैंड, सार्कोमियर, H जोन, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, जेड लाइन। अब इसको मैच कराना है। देखिए हम किसको मैच कराएंगे पहले, अगर हमें इसको एक बार में उड़ाना है क्वेश्चन को, कैसे, देखिए यहाँ पे 7वां की मैचिंग AFBG, इसका मतलब सबसे अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको 7वां ढूंढना चाहिए है क्या, तो 7वां है जेड लाइन। और जेड लाइन देखिए कितना आसान है, करिया से सबको पहचान में आता है, यानी ए। तो 7वां इज ए, 7वां इज ए। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, खत्म, फिनिश्ड, टाटा बाय बाय। ओ भाई अब देख के कहोगे अरे तो पहचाने में ना तो फिगरवा दिखते ना हो, तो ये सब मत करना, बढ़िया है लेकिन आपको ये पूरा याद करा देगा, दोबारा घर जाके अच्छे से सॉल्व करिएगा। डी क्या हो गया, आई बैंड। ई क्या हो गया, ए बैंड। जी क्या हो गया, एच जोन। और बी क्या हो गया, मायोसिन। और सी क्या हो गया, एक्टिन, यानी एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। 47. Which of the following statement about the molecular arrangement of actin and myosin in myofibrils is false? Each actin is made up of 2 F-actin. F-actin is the polymer of G-actin. 2 F-actin are twisted into helix. सही है। 2 strands of tropomyosin lie in the group of F-actin. Yes, इसी के पैरेलल चलता है ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स IC वाला T वाला जो रेगुलर इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो 1 2 3 4 5, तो बेटा ये तो आना है। अब पूछा है फॉल्स, तो इधर देखिए 3 सही है, 3 सही है, तो आंसर नहीं हो सकता। ट्रोपोनिन फॉर्म द हेड ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल, नहीं भैया। ट्रोपोनिन बेटा हेड ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल को नहीं बनाता है। हेड ऑफ मायोसिन का, मीरोमायोसिन का जो ग्लोब्यूलर पार्ट होता है क्रॉस आर्म का, वो हेड बनाता है।
मायोसिन एक पॉलीमराइज प्रोटीन सही है, खाली छठा गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, गलत पूछा था। अब ये फिगर दिया गया है, एक्टिन का पहचानना है। तो देखिए रेगुलर इंटरवल वाला कौन होगा, ट्रोपोनिन। तो ए इज ट्रोपोनिन। और एक गेदा क्या हो जाएगा, एफ एक्टिन, सी एफ एक्टिन। तो सी एफ एक्टिन और ए ट्रोपोनिन, तो आंसर तो हो गया डी, बी हो जाएगा ट्रोपोमायोसिन। पहचानना है, तो ये हो गया क्रॉस आर्म, तो बी क्रॉस आर्म। अगर एक एक्टिन बाइंडिंग साइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, एटीपी बाइंडिंग साइड। यानी सी एटीपी बाइंडिंग साइड होना चाहिए। तो जीटीपी कैल्शियम, एटीपी और बी क्रॉस आर्म, तो आंसर हो जाएगा सी। ये हो गया आपका ग्लोब्यूलर हेड। ठीक है। क्रेनियम बेन बॉक्स में 8 बोन, A2। अब बताओ इसको लगेगा समय, किसी को लगना चाहिए, बताइए। अस्कल में क्रेनियल आपका 8, फेसियल 14, दोनों मिला के 22, फेस 14, हैंड लिम्फ 13, रिब्स आपका 12 पेयर। चलिए, फॉल्स रिब, ट्रू रिब, फ्लोटिंग रिब, स्टर्नम। तो ट्रू रिब पहले से लेके 7वां पेयर यानी B1, आंसर तो देखिए आपको निकल आया। समझ रहे हो ना मेरी बात आप। फ्लोटिंग रिब्स 11th एंड 12th, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल रिब्स, नाम में आना चाहिए। फॉल्स रिब्स को बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स, जो होता है 8वां, 9वां और 10वां। और स्टर्नम सिंगल बोन होता है। अब ये फिगर देख के कहोगे ओ भाई गॉड दिस फिगर इज, तो चलिए पहचानते हैं। जिस बोन पे तुम बैठते हो तो उसको बोलते हैं इस्चियम, और एक घुटना हो गया यानी नी कैप, पटेला। तो सी इस्चियम ढूंढो। तो 2 ऑप्शन आपने उड़ा दिया, और पटेला दोनों में है। अब इधर देखिए, जो ऐसे बड़ा सा आता वो हो गया इलियम, ई वाला। ए इलियम, बी प्यूबिस, आंसर होगा बेटा आपका प्यूबिस। कैसे पहचानते हैं, जो फ्रंट आता है वो प्यूबिस हो जाता है। हिंज ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट एंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो हिंज ज्वाइंट आपको मालूम होना चाहिए, एल्बो और नी ज्वाइंट। तो एक का मैचिंग 5 के साथ। बॉल एंड सॉकेट बेटा आपका ह्यूमरस और आपका ये फीमर दोनों के बीच में मिलता है, एक एसेटाबुलम और एक पेक्टोरल गर्डिल का ग्लिनवाइड कैविटी। तो ई हो गया बेटा आपका 1, E1 एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर तो हो गया आपका पहला। ग्लाइडिंग ज्वाइंट बेटा बिटवीन कार्पल्स, सैडल ज्वाइंट आपका बिटवीन मेटाकार्पल एंड कार्पल ऑफ, मेटाकार्पल ऑफ थंब और कार्पल के बीच में, और एटलस एक्सिस के बीच में पिवट ज्वाइंट। गाउट जब भी आए तो यूरिक एसिड क्रिस्टल आना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए था। एज रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे आया तो आपको वर्ड आना चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस, एस्ट्रोजन हार्मोन, और कॉमन फ्रैक्चर हो जाएगा ओल्ड एज में। आर्थराइटिस, पोलियो, गाउट ये आपको बता ही दिया है। प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता माइस्थेनिया ग्रेवी। कैल्शियम आयन कम हो, स्पाज्म, वाइल्ड टिटैनी, मायोपिया, और ये आपका आई रिलेटेड डिसऑर्डर है। 57 4 स्टेटमेंट दिया गया है, और अब देखिए इसमें से 2 ऐसा एक ऑप्शन चूज किया जिसमें 2 सही हो। तो कार्डियक फाइबर्स ऑफ ब्रांच विद 1 न्यूक्लियाई बिल्कुल सही है, कार्डियक ब्रांच होते हैं सिंगल न्यूक्लियस।
स्मूथ मसल अनब्रांच एंड सिलेंड्रिकल नहीं भैया, अनब्रांच तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, फ्यूजी फॉर्म होते हैं। तो दूसरा गलत। तो दूसरा स्ट्रेटेड मसल कैन बी ब्रांच और अनब्रांच, नहीं भाई, स्ट्रेटेड मसल आपके ब्रांच नहीं होते, कार्डियक ब्रांच होता है, बाकी सब अनब्रांच होते हैं। तो ये भी गलत हो गया। तो पहला और चौथा आंसर हो जाएगा। इनवॉल्यूटरी मसल कैसे होते हैं, अनस्ट्रैप्ड नॉन स्ट्रेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ रेड मसल फाइबर। तो रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन ज़्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, एरोबिक होगा, लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलेगी, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होनी चाहिए, कम। तो यही गड़बड़ हो जाएगा। और इसी का उल्टा करके क्या बन जाता है, वाइट। एटलस एक्सिस तो पिवट ज्वाइंट, दो पैराइडल के बीच में फाइब्रस इमूवेबल होता है, टू प्यूबिक बोन्स में कार्टिलेजिनस स्लाइटली मूवेबल, फर्स्ट कार्पल एंड फर्स्ट मेटाकार्पल ए सैडल ज्वाइंट। अब इसमें से दो मैचिंग उठाना है, ए एस, तो 1S तो 1S और 4R, तो ये मैच मिल गया आपको। ये बढ़िया मैच था, आपको इसमें ऑप्शन में ढूंढना पड़ता क्योंकि ऐसा नहीं मैच किया गया है, दो दो खाली। गिवन बिलो द स्टेटमेंट ईच विद 1 और 2 ब्लैंक्स। अब इसमें ढेर सारे ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको पहचानना है। तो रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ, तो एनारोबिक में कौन सा एसिड आ जाता है बेटा, लैक्टिक एसिड। तो देखिए लैक्टिक लैक्टिक दो ऑप्शन आपके गए। ग्लोबुलर हेड जो म्यूरोमाइसिन का होता है उसमें एटीपेज एंजाइम के पास एक होगा एटीपी बाइंडिंग साइट एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट, मतलब मायोसिन है तो कौन सा साइड होना चाहिए, एक्टिन। तो 2 और 3 में आना चाहिए एटीपी और एक्टिन। तो देखिए एटीपी और ट्रोपोनिन है, एटीपी और एक्टिन है। द सेंट्रल पार्ट एच जोन कहलाता है। तो आंसर आ गया सी। ए हो गया सिनेप्टिक वेजिकल, तो ए सिनेप्टिक वेजिकल। तो अब देखिए ऐसा नहीं कि मैच आप कर ले जाओगे, पहले लिखो फिर ढूंढो इसमें से किसके बारे में पॉइंट लिखा है। विच नंबर पॉइंट टू सिनेप्टिक वेजिकल, यानी ए की मैचिंग हो जाएगी 2 के साथ। बढ़िया क्वेश्चन है। तो A2, तो कई ऑप्शन में आपको सीधे 3 की मैचिंग कर लेनी चाहिए थी, ABCD। ये देखिए जिनको जल्दी करना था, तो 3 पहले ढूंढिए क्या लिखा है, विच नंबर पॉइंट इज न्यूरो ट्रांसमीटर। अब ढूंढिए न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ है यहाँ, तो कह रहे हैं कि ये देखिए यहाँ वाली लेवलिंग, ये जो इस सिनेप्टिक वेजिकल फ्यूज होने से निकल रहा है, ये क्या हो गया, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो B3, तो 3B एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर निकल के आ गया आपका ए। आंसर हमने निकाल दिया। बाकी सी आपका हो गया रिसेप्टर। डी हो गया बेटा आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट। बाकी प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक सब तो दिया ही है। 5 इवेंट इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस द सिनेप्स। तो 5 इवेंट है नर्व ट्रांसमिशन के। अब इसको सबसे लास्ट वाला इवेंट उठाइए। एक सिनेप्स में आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले डीपोलराइजेशन होकर एक्सॉन टर्मिनल पहुंचेगा, फिर कैल्शियम आयन बाइंड करके सिनेप्टिक वेजिकल फ्यूज होगा, फिर रिसेप्टर अगले न्यूरॉन में जाएगा। तो सबसे पहले होना चाहिए अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट एक्सॉन टर्मिनल। और इधर आइए लास्ट में क्या आएगा, पहले उठाते हैं। लास्ट में होगा कि जो भी गेटेड चैनल ऑन हो जाएंगे और बाद वाला जो न्यूरॉन है, अगला न्यूरॉन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में होना चाहिए ए। सबसे लास्ट में एक ही ऑप्शन में था और ई तो आपको निकाल ही दिया था, तो आंसर आ गया था आपका। तो अराइवल होगा एक्शन पोटेंशियल में, फिर सी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन होगा,
जिसके कारण सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज हो जाएगा प्री सिनेप्टिक से और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा सिनेप्टिक क्लेट में, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा और लास्ट में पोस्ट सिनेप्टिक में पोटेंशियल जनरेट कर देगा। द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमाडेला, हिपोकैम्पस, ये सब बेटा बनाते हैं लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम, जो मेमोरी कंसोलिडेशन, इमोशन, रेज बिहेवियर, सेक्सुअल लिबिडो, ये सबको क्या करता है, देखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट अबाउट मिड ब्रेन लोकेटेड बिटवीन द थैलमस एंड हाइपोथैलमस एंड पॉन्स। तो थैलमस एंड हाइपोथैलमस फोर ब्रेन का पार्ट है और पॉन्स पहला आपका जो पार्ट दिखेगा ब्रेन स्टेम से आता हुआ, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट हो गया, तो बिल्कुल सही है। मेडुला, तो मेडुला तो बेटा हाइंड ब्रेन का पार्ट हो गया, इसलिए यही लाइन क्या हो जाएगी, गलत। कैनाल पाया जाता है सेरेब्रल कॉर्ड, उसके ऊपर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है, 4 ऑप्टिक लोब्स, 4 ऑप्टिक लोब्स। अब यहाँ पे बेटा आपको फ्रॉग को लेके क्वेश्चन आना चाहिए। फ्रॉग में 2 ऑप्टिक लोब्स, ये भी याद हो जाना चाहिए। ब्रेन वाले में क्रेनियल नर्व हमारे में 12 पेयर होती है, फ्रॉग में 10 पेयर होती है, ये भी याद होना चाहिए। सेरिबेलम हैज अ वेरी कन्वर्टेड सर्फेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन, बिल्कुल सही है। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। द मेडुला इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल सही है। मेडुला कंटेन कंट्रोलिंग सेंटर फॉर वेस, जो भी इनवॉल्यूंटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं उसको मेडुला, जैसे रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रिक सेक्रेशन सबको करती है, तो सारी बातें हो गई सही। ह्यूमन ब्रेन में कौन पार्ट, वाह वाह वाह, इधर देखो पार्ट लिखा है, पार्ट के बाद कह रहा है कि ये फंक्शन कौन सा करेगा, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इनवॉलंटरी ब्रीदिंग, तो ये भैया आपको मालूम है, जैसे इनवॉलंटरी वर्ड आ जाए मेडुला चच्चा को ढूंढिए, तो मेडुला चच्चा ये है, यानी 1A, एक ऑप्शन गया। एक्यूरेट वॉलंटरी मूवमेंट, मूवमेंट के लिए जब भी आएगा तो सेरिबेलम याद कर लीजिएगा, यानी E, तो 2E, तो 2E। 3 क्या है, सीट ऑफ मेमोरी यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो ये हो जाएगा 3, तो D3, तो 3D, तो आंसर आ गया आपका C। ये बेटा आपका एक न्यूरॉन बना है, ये कौन सा न्यूरॉन होता है, मल्टीपोलर मोस्ट कॉमन होता है, यूनिपोलर में सिंगल एक्सॉन पाया जाता है, बाइपोलर में 1 डेंड्राइट और 1 एक्सॉन, स्यूडो यूनिपोलर जो आपका 20 से डिवाइड हो जाता है, एक ही प्रोसेस से इन और आउट दोनों होगा। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन इज इनकरेक्टली पेयर्स विद इट्स फंक्शन, इनकरेक्ट मैचिंग है। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकला और टेम्परेचर, हंगर और थर्स्ट सेंटर, बिल्कुल सही है। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, कंट्रोल्स मूवमेंट, नहीं भाई मूवमेंट वगैरह के लिए लिम्बिक सिस्टम नहीं आता। मेडुला ऑब्लिंगेटा बेटा कार्डियोवैस्कुलर, इनवॉल्यूंटरी रिफ्लेक्सेस, कार्पस कैलोसम बेटा लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, तो गलत पूछा है तो हो जाएगा B। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो, जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन है तुरंत आपको याद होना चाहिए, हाइपोथैलेमस। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हार्मोन इज आर करेक्ट, हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट के अंदर होते हैं, ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, ट्रेस अमाउंट भी याद होना चाहिए, और इसके नेचर होते हैं प्रोटीन, स्टेरॉयड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड बायोजेनिक एमीन्स, तो सारी बातें क्या हो गई सही। पिट्यूटरी को एनाटॉमिकली बेटा, तो एक हो गया बेटा आपका, यहाँ पे देखिए कैसे याद करना है, तो ये हो गया पोस्टीरियर लोब, इसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, और ये हो गया एडेनोहाइपोफाइसिस। चलिए, तो ए एडेनो, अब इधर आइए, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं पार्स डिस्टालिस, और MSH को ऐसे कह दिया पार्स इंटरमीडिया, तो D इज पार्स इंटरमीडिया, तो आंसर आ जाएगा C। ये आपका पूरा फंक्शन भी इसमें अब हार्मोन डाल के लग सकते थे, काम बन जाएगा आपका। FSH, MSH, वैसोप्रेसिन एंड पार्स इंटरमीडिया,
तो FSH बेटा आपका गोनेडोट्रोपिन, तो स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल A3। सी की मैचिंग करते हैं। वैसोप्रेसिन बेटा आपका एक्ट करेगा, ADH निकलता है देखिए, ट्रांसपोर्टेड एक्जामिनेट टू न्यूरो हाइपोथैलेमस, तो बनता हाइपोथैलेमस में और सेक्रेट किया जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस की द्वारा। और ह्यूमन में पार्स इंटरमीडिया मर्ज होता है किससे, पार्स डिस्टाइलिस से। तो D4 और C1, तो C1 एक ही ऑप्शन में था तो आंसर निकल के आ गया था। पीनियल ग्लैंड, तो डार्सल साइड ऑफ फोरवेन पे होता है बेटा पीनियल ग्लैंड, और वेंट्रल यानी नीचे की तरफ होता है बेटा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। मेलाटोनिन बेटा आपका निकलते हैं पीनियल ग्लैंड से, 24 सर्केडियन रिदम, 24 डायरनल आपका डिफेंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्किन पिगमेंटेशन, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी इन अवर डाइट, अगर डेफिशिएंसी होगा तो हाइपर नहीं होगा, हाइपो होगा, तो हाइपर गया, हाइपो, और इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड में ग्वाइटर यानी सिंपल ग्वाइटर। ऑल आर द फंक्शन ऑफ PTH एक्सेप्ट, तो PT इनका याद कर लीजिए, यानी पैराथायराइड इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल इन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। तो जायज़ बात है, किडनी ट्यूब्यूल से खींच के लाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से खींच के लाएगा और बोन को काटेगा। तो PTH स्टिमुलेट बोन रिजर्प्शन, डाइल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन, ये इसका फंक्शन है। PTH रिटार्ड ऑस्टियोक्लास्टिक, नहीं भाई कटी, इसको एक्सेलरेट करेगा नहीं बढ़ाएगा। ऑस्टियोक्लास्ट मतलब बोन की कटाई। कैल्शियम आयन बढ़ाएगा, डाइजेस्टिव ट्यूब से लाएगा, किडनी से लाएगा, ये याद होना चाहिए। इसके विपरीत काम करता है TCT। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ थाइमोसिन, तो थाइमस से निकलेगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स करेगा T लिम्फोसाइट के जरिए, साथ ही साथ B लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज भी बनवाएगा, ओल्ड एज के साथ डिक्रीज करेगा। तो इन एडिशन टू सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, थाइमोसिन आल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, बिल्कुल सही है। ओल्ड एज में थाइमोसिन प्रोडक्शन इज मोर, ये लाइन गलत हो गया क्योंकि ये इम्यूनिटी वीक हो जाती है, एज के साथ डिक्रीज होता जाता है। थायराइड ग्लैंड नहीं निकालता, कौन सा निकालता है, थाइमस ग्लैंड निकालता है। तो देखिए आंसर हो गया आपका D। तो याद करिए, जल्दबाजी में कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो एक प्रो रूल हमेशा याद कर लीजिएगा, चारों ऑप्शन ध्यान से एक बार दिखना चाहिए, यानी कि बोथ ऑल ऐसा ना हो, नहीं तो पता चला कई लोग B लगा के जल्दबाजी में कर देंगे। फिगर दिया गया और पहचानना है। तो भैया ये एड्रिनल ग्लैंड को काट के है तो ये मेडुला हो गया, एड्रिनल मेडुला, और एड्रिनल कॉर्टेक्स। चलिए देखते हैं, D मेडुला, C कॉर्टेक्स, D कॉर्टेक्स, D पार्स, D मेडुला, C कॉर्टेक्स। A हो गया एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड, A एड्रिनल ग्लैंड, और B हो गया फैट। ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड एंड गोनाडोकार्टिकॉइड या सेक्स स्टेरॉइड, ये निकलते हैं बेटा आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस, GFR भी याद कर लीजिएगा। तो ग्लोमेरुलोसा से निकलता है ग्लूकोकार्टिकॉइड, जोना फैसिकुलेटा से निकलता है ग्लूकोकार्टिकॉइड, जोना रेटिकुलरिस से निकलता है सेक्स स्टेरॉइड। मिनरलो बैलेंस ऑफ वाटर, तो B1। ग्लूको बेटा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो A2 आंसर आ गया पहला। और गोनेडो से एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन यानी सेक्स स्टेरॉइड। करेक्ट बताना है। एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन सही है, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन DCT एंड नेफ्रॉन, ये लाइन सही हो गई। ADH का दूसरा नाम। कार्पस लूटियम से एस्ट्रोजन, सपोर्ट प्रेगनेंसी नहीं भाई, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। थायराइड से थायरॉक्सिन, रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल नहीं, थायरॉक्सिन कौन रेगुलेट, थायरॉक्सिन का काम बहुत वास्ट है, लेकिन कैल्शियम लेवल जब आता है तो थायरॉक्सिन नहीं आता, वहाँ पर आता है PTH और TCT, और यहाँ का कौन होगा TCT, ठीक है ना। PTH निकलता है पैराथायराइड।
विच आर द फॉलोइंग हार्मोन प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स, स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, कार्टिसोल जो निकलता ग्लूकोकार्टिकॉइड से, बहुत ज़्यादा काम करता है। समझ लो मरा हुआ बंदा कोई मर रहा हो, कोई एकदम कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो यही दे दीजिए आप ग्लूकोकार्टिकॉइड, उठ खड़ा हो जाएगा। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में दो प्रकार के, तो आइलेट 102% होगा और 1 से 2 मिलियन पाया जाएगा। इंसुलिन निकालेगा बीटा सेल, ए हो गया बीटा और बी हो गया अल्फा। कॉजेस सेक्रीट, तो बीटा सेल, ये हो गया अल्फा सेल सेक्रीट ग्लूकेगॉन, तो यानी सी ग्लूकेगॉन ढूंढिए। तो बीटा बीटा ग्लूकेगॉन एक ही में था, तो आंसर हो गया डी। ये होता है बीटा सेल वाला हाइपो और ये होता है हाइपर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड। तो अभी दोबारा एक क्वेश्चन आ गया, तो कार्टिको में आ जाएगा बेटा डिप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, स्टिमुलेट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, इन्फ्लुएंस ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, इन्फ्लुएंस आयनिक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। तो सारे सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपका ग्लूकोकार्टिकॉइड का काम होगा, ये सेक्स स्टेरॉइड का काम होगा, ये आपका मिनरलोकार्टिकॉइड का काम होगा, ये ग्लूकोकार्टिकॉइड का काम होगा। तो कार्टिकोस्टेरॉइड मतलब ये सारे हैं, सारे का फंक्शन पूछा, किसी एक का नहीं। इंसुलिन अ पेप्टाइड हार्मोन लाइक ग्लूकागॉन हैज ऑल द फॉलोइंग इफेक्ट एक्सेप्ट। तो ग्लूकागॉन का काम जो नहीं है वो बताना है, एक्सेप्ट वर्ड दिया है, सॉरी इंसुलिन का जो काम नहीं है। तो इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हेपेटोसाइड एंड एडिपोसाइड इनहेंस सेलुलर अपटेक। तो इंसुलिन इन करेगा, सेल के अंदर देगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। इंसुलिन काजा जाएगा रैपिड मूवमेंट ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइड एंड एडिपोसाइड। हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइकोजन बनवाएगा, क्योंकि भैया स्टोर करना है, तो ग्लाइकोजेनेसिस को क्या करेगा, इनहेंस करेगा। ऑड वन आउट, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है? इंसुलिन, ग्लूकोगन, थाइमोसिन, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड एंड सेक्स कार्टिकॉइड, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, नॉरएपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑड क्या ढूंढना है? ऑड ये ढूंढना है सर आपको कि यहाँ पे ग्लैंड ढूंढ लीजिए, तो ये आपका निकलेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स से, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये ओवरी हो जाएगा, एड्रेनल और नॉर एड्रेनल ये हो जाएगा एड्रेनल मेडुला। इंसुलिन, ग्लूकागॉन ये हो जाएगा पैंक्रियाज। लेकिन थाइमोसिन कहाँ से निकलता है? थाइमस से, यानी ये ऑड हो गया, ये एक ग्लैंड से नहीं निकल रहा है। गैस्ट्रिन, सेक्रेटरी, सीसीकी एंड जीआईपी। जीआईपी क्या करता है? इनहिबिट, तो इनहिबिट गैस्ट्रिक सेक्रेशन एंड मोटिलिटी, तो D1। सीसीके बेटा कोलोसिस्टोकाइनिन, ये पैंक्रियाज और आपका गाल ब्लैडर दोनों पे काम करेगा और जूस निकलवाएगा। तो एक्स बहुत सामने सामने मैचिंग हो गई है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। सेक्रेटिन बेटा एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज पे काम करेगा और बाइकार्बोनेट और वाटर आयन निकलेगा। और गैस्ट्रिन बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेक्रेशन को बढ़ाएगा। पेप्टाइड, स्टेरॉइड एंड आयोडोथायरोनिन। पहले आयोडोथायरोनिन उठाइए, सबको याद रहता है T3 एंड T4। T4 को बोलते हैं थायरॉक्सिन। सी की मैचिंग हुई 2 के साथ, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन आता है। स्टेरॉइड में कार्टिकोसॉल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोडाइल, ये आपके स्टेरॉइड हो जाएंगे। और बाकी बचे हुए पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड होते हैं, उसको आपको याद नहीं करना है क्योंकि ज़्यादातर कैटेगरी होती है पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड की। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। तो सही है। अब देखिए क्या कह रहा है,
बी सॉल्युबल हार्मोन है, यूजुअली नीड रिसेप्टर। तो बेटा रिसेप्टर की जरूरत किसको होती है? तो लिपिड सॉल्युबल जो होता है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, उसको रिसेप्टर नहीं चाहिए, लेकिन जो पोलराइज्ड है, जो वाटर सॉल्युबल है, उनको रिसेप्टर की जरूरत पड़ती है। तो देखिए बी, वाटर वैसे हर जगह था, कोई दिक्कत नहीं था, तो बी हो गया वाटर सॉल्युबल, बी को मैच नहीं करना था। यूजुअली नीड रिसेप्टर, वो भी कहाँ पे जुड़े होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड। दैट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, जो कि सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा फॉर रेगुलेटिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो बी वाटर, सी मेम्ब्रेन बाउंड और डी हो गया सेकेंडरी। उठाइए डी सेकेंडरी, डी सेकेंडरी, डी सेकेंडरी, डी सेकेंडरी, डी प्राइमरी चला गया, इंटरसेलुलर चला गया, मेम्ब्रेन बाउंड दो ऑप्शन बचा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अगला कौन होगा? लिपिड सॉल्युबल, यानी जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, यानी कि ई लिपिड। कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड बाउंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, सेल के अंदर। यहाँ पे देखिए एफ यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है, यहीं से चला गया, तो आंसर हो जाएगा आपका पहला। अब इसको ऐसे याद कर सकते थे कि जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे जुड़ते हैं, फिर वो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है जो आगे आपका काम करेगा। जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो उसको सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत नहीं होती, वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से जुड़ते हैं, जो कि डीएनए या जीनोम या न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। एलॉन्ग विद हार्मोन पैराथायरॉयड, तो भैया टीसीटी, या टीसीटी कहाँ से निकलेगा? ये निकलेगा थायरॉयड ग्लैंड से। लेकिन इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, थायरॉयड ग्लैंड में जो थायरॉयड फॉलिकल है उससे T3 और T4 निकलेगा, और जो फॉलिकल के बाहर के सेल होते हैं उससे निकलता है बेटा TCT, अल्टीमो ब्रोंकियल सेल नाम है, आउट ऑफ एनसीईआरटी होता है। लेकिन ये थायरॉयड फॉलिकल वर्ड आ गया तो आपको T3 और T4 लगाना होगा। और एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, PT इनका, तो पैराथायरॉयड ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, TCT घटाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक इनकम्प्लीट टेबल दिया गया और उसको भरना है। तो ओवरी से निकला एस्ट्रोजन, दो ऑप्शन में ओवरी है। अल्फा सेल से निकलता ग्लूकेगॉन, यानी बी होना चाहिए ग्लूकेगॉन, तो आंसर आपका आ गया। एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन, जो अगर सेक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है? जाइजेंटिज्म। तो बेटा ये डिस्कशन रहा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का। उम्मीद करते हैं आपको लगभग हर पॉइंट मिल गया होगा, क्योंकि इसलिए हमने ऐसा बड़ा करके बनाया था ताकि आपको पॉइंट रिवाइज हो जाए। तो एक दो बार घर जाके इस पेपर को लगाएंगे तो 2026 में लाइन इससे हट के नहीं आनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आप अगला मॉडल है उसकी तैयारी अच्छे से करिए और अच्छे से दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।